एक ऐसा कैरेक्टर जिसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को पूरा का पूरा चेंज कर दिया। तो गाइस आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आयरन मैन के बारे में और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर और आयरन मैन से सीखने को मिल सकता है। और सबसे पहले हम बात करें तो यार आयरन मैन की थोड़ी ओरिजिन की, कैसे आयरन मैन को लाइमलाइट में लाया गया मार्वल के अंदर। तो चलिए पता करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मार्वल बैंक का ये बैंक्रप्सी का टाइम था और मार्वल के पास इतनी भी पैसे नहीं थे कि वो एक मूवी बना पाए। तो उन्होंने अपने कई सारे कैरेक्टर लाइक ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, हल्क, थॉर जैसे कई सारे कैरेक्टर्स को लोन पे रखा और लोन पे रखने के बाद उनका जितने पैसे आए उन्होंने आयरन मैन बनाने का डिसीजन लिया, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा ये एक क्रूशियल मूवी इनके लिए थी। और अगर ये मूवी नहीं चलती तो डिज्नी इनको खरीदने वाला था उस टाइम। और ये बहुत ही ज़्यादा एक क्रूशियल टाइम में था और ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम रॉबर्ट डाउनी जूनियर के करियर के लिए भी था, क्योंकि उनके पास्ट के एडिक्टिव की कंजप्शन की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड समझा गया। उनकी चाहे आप रेपुटेशन उनकी काफ़ी चैप्लिन ज़्यादा देख सकते हो, खराब हो गई थी। द जज लेकिन देख वो सकते एक्टर हो, बहुत ही ज़्यादा राजस अच्छे थे भले और ही उन्होंने मार्वल बहुत के सारी बाद अमेजिंग थे, मूवी लेकिन भी वो भी हमें बहुत दी अच्छी है, मूवी जैसे कि थी। चार्ली और उन्होंने कई सारी चैपलिन, बहुत अमेजिंग ओपेनहाइमर, मूवीज़ शेरलॉक भी दी होम्स, हमको, द जैसे कि जज, चैपलिन, शेरलॉक होम्स, द एवेंजर्स, जज, आयरन मैन 1, 2, नाइस गाय 3 और जैसे ओपेनहाइमर में कई भी सारी काम मूवी में किया है। काम भी किया। डॉक्टर डूलिटल और कई सारी अमेजिंग मूवी में भी वो काम कर रहे हैं और उनकी कई सारी मूवी अभी भी आने वाली है। और साथ-साथ में इन्होंने ऑस्कर अवार्ड भी जीता है ओपेनहाइमर में। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि ऑस्कर अवार्ड कोई एक्टर जीते। और इससे ये पता चलता है कि इनकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है और उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल सकती हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एडिक्टिव की स्टोरी उनके बचपन से ही कनेक्टेड है। उन्होंने एक दिन अपनी वाइफ़ को वादा किया और अपने आप को वादा किया कि मैं कभी भी एडिक्टिव का यूज़ नहीं करूँगा और मैं एक बेटर इंसान बनूँगा। जिसकी वज़ह से आज हम सबको पता है कि वो कितने वर्ल्ड के टॉप एक्टर्स में से एक है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्टर भी है। और उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है बाकी लोगों से। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि वो हर टाइम अपने कैरेक्टर में ही रहते हैं, जो हमें ये सिखाता है कि हमें अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। हमें अपने काम में एकदम डूब जाना चाहिए और ये उनकी मूवीज़ में भी दिखाई दिया जाता है और बहुत सारी जगह में भी ये हमें दिखता भी है। तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर की ये काफ़ी मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि हम इनसे सीख सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ भी है, बहुत ही ज़्यादा और हर टाइम ये बहुत ही ज़्यादा फ्री। हुँ, ओके। तो ऑब्वियसली इनका होप के बारे में भी हम जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर को सिलेक्ट डायरेक्टर ने बहुत लास्ट के लिए किया था और उनके पहले टॉम क्रूज़ ने भी इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया था आयरन मैन को और फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को चूज़ किया गया और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वैसे उनका रॉबर्ट डाउनी जूनियर को भी चूज़ किया गया लास्ट में फाइनली। और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी, तो उनको एक्टिंग के बेसिस पे नहीं हटा सकते थे, तो उनका जो रेपुटेशन था वो काफ़ी बेकार था उस टाइम। लेकिन जॉन फेवरो को उन्होंने बहुत ज़्यादा असिस्ट किया, उनको बोला कि मैं ये होप रख रहा हूँ कि मैं ज़रूर इस मूवी के लिए अपने रोल को प्ले करूँगा। और ये बात सुनते ही जॉन फेवरो जो आयरन मैन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया और जिसकी वज़ह से हमें आयरन मैन देखने को मिली। और आज सबको पता है कि आयरन मैन आज किस लेवल पे जा चुका है और किस लेवल पे आज मार्वल खड़ा है। और साथ-साथ में इनकी अब हम आयरन मैन की भी बात कर लेते हैं कि आयरन मैन से हमें क्या सीखने को मिल सकता है। तो आयरन मैन की अगर हम बात करें तो इस कैरेक्टर की स्टार्टिंग ही गलतियों से भी कई सारी हुई हैं और ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है कैरेक्टर बहुत ज़्यादा। साथ-साथ में अगर हम इसकी इवोल्यूशन की भी बात करें तो बहुत अमेज़िंग है। जैसे कि एक ऐसा टाइम था जब आयरन मैन के सूट्स को अटैच करने के हाइड्रोलिक्स का यूज़ किया जाता था, मशीन्स का यूज़ किया जाता था। लेकिन एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर तक आते थे, उनके ब्रेन से कनेक्टेड एक ऐसे नैनोबोट्स होते थे जो पूरा का पूरा सूट के शेप में आ जाता था और कोई भी वेपन बना सकता था। और इनफैक्ट ये सूट इतना ज़्यादा पावरफुल था, पावर स्टोन के ब्लास्ट को सर्वाइव कर दिया, जो बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है। तो ये हमें ये दिखाता है कि इन्होंने किस लेवल पे अपने ऊपर काम किया है और किस लेवल पे इन्होंने अपने वर्क से प्यार किया है और उनकी कितनी ज़्यादा डेडिकेशन है। और साथ-साथ में अगर इनकी हर मूवीज़ में देखें, जैसे कि हर मूवी में इन्होंने अपने आर्मर को अपने आप को अपग्रेड किया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो मार्क 1 काफ़ी इम्प्रूव वर्ज़न था। ऑब्वियसली पहले ही मार्क में आप इतना बेटर काम कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है। मार्क 2 में फ्लाइट एबिलिटी थी जो मार्क 1 में नहीं थी। एक पर्टिकुलर हाइट तक ही वो उड़ पा रहा था, लेकिन एक पर्टिकुलर या फिर हम कह सकते हैं कि एक
प्रॉपर फ्लाइट कैपेबिलिटीज़ नहीं थी मार्क 1 में, जो मार्क 2 में डाली गई। लेकिन मार्क 2 में ये डिफरेंस आ गया था कि उसके अंदर एक फ्रीजिंग एबिलिटी तो नहीं, बेसिकली उसको हम डिसेबिलिटी बोल सकते हैं, जो बेसिकली एक पर्टिकुलर हाइट या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हाइट में जाने के बाद जो उनका सूट होता था, वो फ्रीजिंग होने लगता था या फिर कह सकते हैं बंद होने शुरू हो जाता था। जिसकी वजह से उन्होंने ये भी देखा कि अब इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो मार्क 3 में उन्होंने एक ऐसा मेटल बनाया या फिर कह सकते हैं एक ऐसा अलॉय बना जो गोल्ड और टाइटेनियम को मिक्स करके एक अलॉय बनाया गया, जिसकी वजह से उनको सूट में उन्होंने शेप किया और वो सूट में वो फ्रीजिंग एबिलिटी भी डिसेबिलिटी भी खत्म हो गई। फिर अगर हम देखें तो इन्फिनिटी वॉर तक आते हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस किया, अगर वहाँ पे भी हम चलेंगे। फिर मार्क 2 में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, क्योंकि उनको पता चला कि अगर मुझे एक इमरजेंसी का टाइम, अगर बाय चांस कुछ इमरजेंसी हो तो उस टाइम पे फिर उनको अपने सूट को पैकअप करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, आयरन मैन 2 में एक सिल्वर कलर का सूट था, मैं उसका नाम भूल गया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, जो सूटकेस के शेप में होता था और उसको किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम को की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो नहीं था, बट हाँ, वो बहुत ज़्यादा बेटर वर्ज़न था आयरन मैन के सूट का। और उन्होंने कई सारी गलतियाँ भी करी हैं और इनफैक्ट आयरन मैन ने अपने आर्क रिएक्टर में भी चेंजेस किए हैं, जाकि जो हमें आयरन मैन 2 में भी दिखाई दिया जाता है कि आयरन मैन 2 में उनका खुद का आर्क रिएक्टर उनको अंदर ही अंदर मार रहा है, जो काफ़ी रेडियो एक्टिव भी था। और वही एक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी था जो उनके अंदर के शार्पनेल्स को अपनी तरफ अटैक कर रखा था, जिसकी वजह से उनके हार्ट के पास वो शार्पनेल ना आ जाए। फिर उन्होंने उस आर्क रिएक्टर को भी चेंज किया, आर्क रिएक्टर के एलिमेंट को चेंज किया, आर्क रिएक्टर में एक न्यू एलिमेंट बैडेशियम को बनाया, जो ये भी दिखाता है कि कई सारी चीज़ों को हमें फिक्स भी करना पड़ता है, तो हम इनसे फिक्सिंग चीज़ों को ठीक करने की चीज़ें भी सीख सकते हैं। फिर बाद में अगर हम देखें तो आयरन मैन 3 में आते थे, इनके पास मार्क 44 आ जाता है और बहुत ज़्यादा मिसिंग सूट है वो, जिसको जिसको कोई भी पर्टिकुलर चीज़ या सूटकेस की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, किसी हाइड्रोलिक सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मार्क 44 खुद ही कई सारे पार्ट में डिसमेंटल होके और अपने आप को अटैच कर लेता है आयरन मैन के सूट से, टोनी स्टार्क के सूट में, मतलब टोनी स्टार्क में अटैच हो जाता है और उनके हर पर्टिकुलर बॉडी के लिए पर्टिकुलर सेंसर था उस सूट में, जहाँ वो कोई भी अगर उनको उस सूट का स्पेसिफिक पार्ट भी यूज़ करना हो, तो बेसिकली स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द आर्मर ही यूज़ कर सकते हैं। और ये सूट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग भी था और मैं काफ़ी ज़्यादा फ़ैसिनेट हुआ था उस टाइम ये सूट को देख के कि क्या रियलिटी में ये बन सकता है। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग आयरन मैन की भी स्टोरी है और साथ-साथ में फिर अगर हम आगे चलते हैं तो कई सारी अमेजिंग चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। इन्फिनिटी वॉर में तो मार्क 50 होता है, जो कई सारे नैनाइट्स में शिफ्ट होके अपने आप को नया एक आर्मर या नया ऑब्वियसली वेपन बना सकते हैं और ऑफलाइन होकर भी मार्क 85 वर्क कर सकता है, जो काफ़ी अमेजिंग है। और मार्क 50 में एक कमी ये रह गई थी कि जब भी कोई ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट होता था, तो मार्क 85 के अगर 50 के कोई पर्टिकुलर जगह पे अगर दिक्कत होती थी या फिर पर्टिकुलर जगह डिस्ट्रॉय हो जाती थी ड्यूरिंग द फाइट विद थैनोस या अलग चीज़ हुई थी, तो वो पूरे सूट के आस-पास का एरिया भी, उस सूट के आस-पास का एरिया भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी हो जाता था। लेकिन मार्क 85 में ऐसा नहीं था, मार्क 85 में ऐसा ये था कि अगर पर्टिकुलर सेक्शन में कहीं अटैक हुआ हो, तो बेसिकली सिर्फ़ वो पर्टिकुलर सेक्शन ही वो ठीक भी हो जाएगा और पर्टिकुलर सेक्शन में भी वो चीज़ रहेगी और बाकी के आगे की चीज़ में वो नहीं फैलेगी। और साथ-साथ में मार्क 50 में एक शील्ड थी जो पावर स्टोन के ब्लास्ट को झेल गई थी, लेकिन वो उनके पूरे नैनाइट्स को यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली थैनोस से लड़ते समय बहुत दिक्कत आई थी। और फिर मार्क 85 जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सूट है, जिसके अंदर एनर्जी शील्ड भी थी, जिसकी वजह से उनका नैनाइट यूज़ ना करना पड़े, जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात। आयरन मैन की सबसे अमेजिंग बात मुझे ये लगती है कि जब भी कोई एक पावरफुल विलन या फिर एक थ्रेट आता है, फिर कह सकते हैं अगर हमारी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमें अपने दोस्त के साथ मिलकर उस चीज़ को टैकल करना चाहिए। जो आयरन मैन ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में किया भी, जो ये दिखाता कि अपने फ्रेंड के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ लड़ाई को भूल के हमें जब कोई बड़ी चीज़ या फिर एक सीरियस चीज़ आती है, तो हमें मिलके उसको सामना करना चाहिए, जो हमें काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है और हमें ये भी चीज़ इनसे सीखनी चाहिए। साथ-साथ में आयरन मैन ने अपने गोल यानी यूनिवर्स को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपने गोल्स को पूरा करने के लिए कई सारी चीज़ों को सैक्रिफाइसेस भी करना पड़ता है। एंड आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए और आयरन मैन की कई सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जिसको हमने सीखना चाहिए अपनी लाइफ में। 1-2 भी अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो बहुत इंप्रूव हो सकते हैं। एंड आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।